सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अब कल के एग्जाम के बाद उसके हो रैंक से उभर चुके होंगे। आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए ये जो कल का दिन था वो काफी डिफिकल्ट रहा होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दोनों के दोनों पेपर दिए थे। क्योंकि फर्स्ट पेपर के बाद मतलब वो मोटिवेशन लेवल नहीं रहेगा कि मतलब यार इतना डिफिकल्ट पेपर, उसके बाद सेकेंड पेपर भी आप देने जाओ और वो भी उससे एक लेवल ऊपर पेपर। तो मतलब आई नो कि वो डिफिकल्ट डे रहा कल का, पर ये आप चिंता ना करिए, ये सबके लिए रहा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल यही रहा होगा, उनके लिए डिफिकल्ट ही रहा होगा ये दिन, क्योंकि पेपर ही इतने डिफिकल्ट आए थे। और ये मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि यूपीएससी जो पेपर आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अंदर देता है कि आपको जनरल ग्रेजुएट्स चाहिए, और फिर वो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो आपके सब्जेक्ट में जो मास्टर्स हैं वो उनको करने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, है ना। तो मतलब उनको चाहिए कि आपको लॉयर भी चाहिए, ठीक है, लॉयर की भी आपको पूरी डिटेल चाहिए, लेबर लॉज आपको डीप डीप एक एक प्रोविजन पता होना चाहिए, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स को भी याद नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग के भी ऐसे चाहिए, फाइनेंस के मास्टर चाहिए, जो आप सीएफए लेवल के क्वेश्चन देख रहे हो। यार मैंने अभी मई में सीएफए लेवल पास किया, लेवल 1 यूएस का जो वर्ल्ड में माना हुआ पेपर है उसका लेवल 1 मैंने क्लियर करा है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस लेवल के फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक लेवल पूछा ही नहीं गया है। जो लास्ट क्वेश्चन था स्पेशली आप देख सकते हो, जो लीफो वाला था, उसमें आपको देखो, लीफो तो चलो अलग बात है, वो एक लेवल ऊपर हो गया पिछली बारी के पेपर से। उस लीफो के बाद भी आपको परपेचुअल सिस्टम भी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब बहुत हाई लेवल है यार, इतना बेसिक लेवल आप जनरल एग्जाम में पूछ रहे हो। उसके बाद आपको इंजीनियर्स भी चाहिए जो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज रखे, ना केवल आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, लैंग्वेज के अंदर कौन सा सिंटैक्स, कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, वो डॉट ऑपरेटर भी पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद बस ये शुक्र है कि इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, इकोनॉमी का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा उन्होंने इस बार, ना स्टैटिस्टिक्स का पूछा जो डायरेक्ट। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द थिंक प्रोसेस बिहाइंड दिस, कि कैसे वो पेपर बनाया गया है। इस साल आप सिविल सर्विसेज का ही ले लो एग्जाम्पल, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब वो यार काफी मतलब कुछ फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। पिछली बारी से कुछ है ही नहीं रिलेशन, मतलब पिछली बारी का पेपर जो दो हैं उनका कोई एक भी क्वेश्चन मतलब उस लेवल का नहीं पूछा गया जो उस पेपर के लेवल का हो। तो उसे एक सिग्निफिकेंट एक स्टेप नहीं, दो तीन स्टेप जंप लिया है इस पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत ही मुश्किल था पेपर मेरे लिए भी, जो मैंने 4 बारी मेंस लिखे हैं यूपीएससी के, ठीक है ना। उसके बाद रिक्रूटमेंट टेस्ट जो यूपीएससी के इतनी बारी मैंने क्लियर भी करे हैं, एक में तो रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई है मेरी। तो मतलब मैंने जब पेपर घर आके उसको खुद सॉल्व करा, पहले मैंने कहा एक बारी पेपर का जो लेवल है वो पता चले, तो जब मैंने उसे खुद सॉल्व करा है ना, तब मेरे को अंदाजा हुआ है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एवर मैं कहूंगा जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट मैंने देखा है, ठीक है। यूपीएससी का रिक्रूटमेंट टेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2020 से ऐसे आ रहे हैं पेपर, ठीक है ना। तो कट ऑफ भी उस हिसाब से जा रही है, 88, 87, 92, 50% से भी कम, 45% कट ऑफ जा रही है प्रीलिम्स की, है ना। तो उसमें जरूर देखें, पर रिक्रूटमेंट टेस्ट में यार मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इतने दिए हैं यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट और काफी क्लियर भी किए हैं, ठीक है ना। तो उस समय मेरे को लगता था आरबीआई वाले जो है ना वो सबसे मुश्किल पेपर देते हैं, ग्रेड बी वाला, उसका भी मेंस मैंने दिया है ना। तो वो भी मेरे को लगता था कि वो सबसे मुश्किल पेपर मैंने क्लियर करा होगा। लेकिन यार ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस पेपर ने मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, अगेन आपका अलग हो सकता है, डेफिनेटली किसी का। तो अगर आपको कोई चैनल वाला कह रहा है या कोई एडुकेटर आपको कह रहा है कि उसके सारे करिकुलम में से सारा क्वेश्चन आ गए, सारा छोड़ो 60 या 70% भी वो कह रहा है कि मेरे कोर्स में से आया है, तो आई डोंट थिंक कि वो सच बोल रहा है आपको, ठीक है ना। ऐसे तो सारा दे दो यार, सारे एक्ट मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, कौन सा आ रहा है मेरे में से आया, वो लॉजिक नहीं बनता बात का, ठीक है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कुछ सेंटर में मैं गया था, ठीक है ना, तो मेरे एक रिलेटिव का पेपर था, उसके साथ गया था मैं एपीएफसी का देने। तो वो वहां पे मैं बाहर लोगों से बात कर रहा था ना पेपर के बीच में, जो मतलब पेरेंट्स बैठे हुए थे उनसे, तो उनसे भी अंदाजा लग रहा था कि भाई मतलब पेपर पहला वाला तो बहुत ही लोगों का बहुत डिमोरलाइज से बच्चे, और जब दूसरे पेपर में बाहर आए हैं ना बच्चे, उसके बाद भी जब उनकी शक्ल पे क्या होता है, जब आप पेपर दे के आते हो आपस में डिस्कस करते हो क्वेश्चंस, क्योंकि हाँ यार इसका ये आंसर था, इसका, लोग आपस में कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, कीन ऑब्जर्वेशन में गेट के पास खड़ा हो गया था 5 मिनट पहले जाके, यही देखने के लिए। और एक दूसरे से ना बात कर रहा था कोई, ना कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, मतलब इतना डिमोटिवेटिंग माहौल बन गया था, मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर था, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना।
तो अब जब यूपीएससी कह रहा है कि भाई जो मुझे आता है वो सबको आना चाहिए, मतलब आप सबको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे को भी थोड़ी बहुत जर्मन आती है, तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिख दी है कि मोस्ट शेयर यूपीएससी रिक्रूटमेंट, शेयर मतलब डिफिकल्ट, और मतलब कट ऑफ कैन बी उबर शैंड, मतलब सरप्राइजिंग कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने अपनी जर्मन दिखा दी भाई। अब जब कह रहे हैं कि सब अपने हिसाब से होना चाहिए, तो थोड़ा सा मेरे को लगा ऐसे कर सकते हैं, है ना। सही है, फिर ठीक है, इसी हिसाब से चलेंगे। तो आज के वीडियो में सीधा जो है आंसर की देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और ये आंसर की मैंने खुद अपने आप पहले पेपर सॉल्व किया है बिना आंसर की के, घर आके, ठीक है। 3-4 घंटे, मतलब 2 घंटे मैंने अपने आप को दिए। 2 घंटे में पूरा कर भी नहीं सकते अगर आपको आता भी है, इतना लंबा पेपर है, ठीक है ना। तो उसको मैंने सॉल्व करा है। फिर उसके बाद मैंने खुद से आंसर की बनाई है, क्योंकि मैंने कई जगह आंसर की ऑनलाइन देखी है, और आंसर बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से गलत है। उन्होंने जल्दी आंसर की देने के चक्कर में गलतियां की हैं काफी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी 100% सही होगी, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मेरे भी गलत हो सकते हैं। वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आंसर की आई थिंक यूपीएससी देता तो है नहीं, तो हम आंसर की अपने हिसाब से ही बता सकते हैं, फाइनल मार्क्स आपको पता चल ही जाएंगे। ठीक है, तो हम उसकी लास्ट में बात करेंगे। थोड़ी आंसर की फटाफट देख लेते हैं पहले कि क्या जा सकती है मेरे हिसाब से, मैंने अपनी जो बनाई है आंसर की, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं आपको जो एक ओवरव्यू दूं सब्जेक्ट वाइज ना, तो वो मैं आपको देता हूँ। इंग्लिश का मेरे को सबसे आसान लगा। इंग्लिश का मॉडरेट था वो, मतलब मैं कर सकता था। अब हिंदी माध्यम वाले छात्रों को वो भी दिक्कत है कि यार इंग्लिश के भी उनके लिए डिफिकल्ट हो गए, तो उनको बिल्कुल इलिमिनेट करने वाली बात हो गई है ना। तो इंग्लिश का मेरे को ठीक लगा, मैंने मतलब 20 में से 16 क्वेश्चन अपने आप से सही करे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो मतलब इंग्लिश का मेरे को ठीक लगा। क्वांट भी ठीक ठीक, क्वांट मतलब मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूंगा, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो क्वांट और इंग्लिश मेरे लिए जो होते, अगर मैं पेपर देता, तो मेरे लिए वो एक फैक्टर बन जाते क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। और अकाउंट्स, अकाउंट्स क्योंकि मेरी बैकग्राउंड है, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो अकाउंट्स और फाइनेंस वो मैं कर पाता, मतलब वो मैंने ठीक ठाक कर लेता, तो उससे मैं ये पेपर शायद कर लेता पास, अगर मैं देता तो, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी मेरी है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बावजूद मेरे को कंप्यूटर्स में भाई बिल्कुल बहुत दिक्कत आई सॉल्व करने में पेपर को, है ना। ऐसी साइंस भी डिफिकल्ट थी। लेबर लॉस तो भाई भाई जो लेबर लॉस डिफंक्ट, मतलब उनको कोड में सबस्यूम कर दिया है, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब लॉजिक नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि वो रिडंडेंट हो गए लॉ, मतलब एज ऑन डेट वो नहीं किसी काम के, और आप उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई डोंट हैव एनी मतलब वर्ड्स की, इट डजेंट मेक सेंस यार, कि मतलब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो अब है ही नहीं लॉ, ठीक है ना, वो कोड में चले गए हैं। तो वो तो बहुत ही टफ थे मेरे हिसाब से, हालांकि जो मैंने डिस्कस करे थे उसमें से एक दो ही होंगे क्वेश्चन, ज्यादा तो उसमें से थे नहीं, है ना। पॉलिटी, पॉलिटी में अपना स्ट्रांग पॉइंट मानता हूँ। जब मैं सिविल सर्विसेज देता तो पॉलिटी के बेसिस पे क्लियर हो जाता था, अगर नहीं होता तो पॉलिटी और ज्योग्राफी की उस पे ही, ठीक है ना। तो पॉलिटी में स्ट्रांग मानता हूँ, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं भाई जो मतलब लेवल अलग ही लेवल है, जो पहले सिविल सर्विसेज का आता था ना पेपर। तो अगली बारी तो मेरे को यूपीएससी में लग रहा है, जो करंट सेशन है ना, करंट जो सिविल सर्विसेज का पेपर है, 1 और 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट, तो यही लेवल जाने वाला है इस पेपर के, क्योंकि बच्चे बहुत पेपर दे रहे हैं ना ये वाला। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। साइंस भी डिफिकल्टी थी, साइंस को इतनी आसान नहीं थी, तो मेरे लिए क्वालिफाइंग ये तीन ही बनते जिससे मैं कर पाता इंग्लिश, या होप कर पाता इंग्लिश, क्वांट और ये जो लास्ट अकाउंट्स, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा बहुत हाई लेवल जानता हूँ, तो मैंने कर लिया वो भाई, है ना। तो देख लेते हैं अब आंसर की यार, ठीक है। अब डिले नहीं करते, अब आंसर की देखते हैं। अगर कोई आपको किसी में अगर मेरे आंसर गलत लगे तो बता देना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्वांट के तो मैंने लगभग सारे सॉल्व कर लिए थे खुद से, तो वो अगर उसमें भी कोई गलत हो तो बताना, ठीक है ना। तो अब आंसर की पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, तो मेरा सेट ये जो मेरे पास है ये बी सेट है, तो इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे देख लेते हैं एक बारी क्या क्या जा सकता है। तो पहले ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो इटैलिक्स में वर्ड है उनका एक वन वर्ड आपको देना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसमें से देख देख के, आपको मैंने अपने पेपर में मार्क कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पे मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो पहला देख लेते हैं, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आंसर डी, इन एफिलेबल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर सेकंड का आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, इंडिजेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, द टेंडेड टू इनवाइक एंड प्रोवोक पैशंस, ये जो है ये है बी, इसका आंसर इंसेंडियरी, ये वाला, ठीक है। फिर है फोर्थ का ऑप्शन इसका है पेरोकियल, सी, ठीक है ना।
और फिफ्थ का आंसर ये अब आपका कोई अलग कह सकता है, पर मेरा आंसर इसमें ए होगा। ठीक है ना, प्रिसेप्टियसली, ठीक है, ये होगा इसका। फिर ये जो है ये पैसेज है, इसके बेस पे क्वेश्चन है। तो ये पैसेज आसान था यार, ये कर लेना चाहिए था अगर ये आप कर पाते तो। इसमें से आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो इसका सिक्स का आंसर है डी। ठीक है, सेवेंथ का फिर देख लेते हैं, सेवेंथ का है सी। उसके बाद एट्थ का है ए। फिर नाइन्थ का है सी। टेंथ का है ए। हाँ, अब ये आ गया इसमें कि इसमें अंडरलाइंड वर्ड का जो नियरेस्ट मीनिंग है, क्लोजेस्ट मीनिंग है, वो बताना है। सिनोनिम मतलब मल्टीपल वर्ड्स का एक सिंगल वर्ड। तो ये ठीक ठीक थे, थोड़े टफ भी कह सकते हो आप इसमें। तो इसका आंसर है सी, प्लेटिट्यूड्स का। ट्वेल्थ का आंसर है बी। फिर थर्टींथ थर्टींथ हाँ, थर्टींथ का आंसर है सी। फोर्टींथ का है डी, चांस इवेंट। और इसमें भी कई लोग कह रहे हैं फॉर्चुनेट होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। ठीक है, फिफ्टींथ इसका है ए। ठीक है, फिर हम आते हैं सिक्सटीन। ये भी आसान थे यार, ये सारे आप बना सकते थे सेंटेंस, जो लॉजिकल सेंटेंस बन रहे हैं ना। तो ये वाले भी आसान थे। सिक्सटीन का है सी। सेवनटीन का है डी। एटीन का है, एटीन का है ए। नाइनटीन का है डी। और ट्वेंटियथ का है बी। ठीक है, तो ये इंग्लिश के थे। मेरे को इसमें मतलब मैंने मेरे हिसाब से 20 में से 16 सही करे थे खुद से, जब मैंने अटेम्प्ट किया ये पेपर बाद में घर आके। तो आई थिंक मतलब ये मेरे लिए इजीएस्ट पार्ट था, और क्वांट के थोड़े से इजी थे। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया। उसके बाद आ जाते हैं ये पार्ट बी पे, जिसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन, कुछ बहुत कम आसान थे। ठीक है ना, तो 21st का मेरे हिसाब से इसका दिया तो सीधा ही है यार। ये तो डायरेक्टली दिया ही, हमने देखा भी था पॉलिटी वाले में भी, और ये मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए थे उसमें था ये। ठीक है, इसका आंसर 22 का है सी। अगर आपको क्वांट में किसी में डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं इंडिविजुअल सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ सोल्यूशन मैं कर सकता हूँ पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आंसर ही देख रहा हूँ मैं। मैंने सारे खुद से सॉल्व किए हैं ये। ठीक है, 23rd का है बी। फिर आगे चलते हैं 24th। अब ये आसान था, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन वाला ना, ये बहुत आसान था। अगर आप थोड़ा सा बहुत मतलब इसमें कुछ था ही नहीं, ये इजी क्वेश्चंस में से मैं कहूंगा जो थे, बहुत रेयर। तो इसका सी है। ठीक है, और 25 का है बी। आगे चलते हैं, इसी के और हैं अभी। ठीक है ना, फिर है 26वें का है बी। फिर 27। हाँ, या ये तो सही है अकाउंट वाला मेरा। कंजर्वेटिविज्म है इसका आंसर, कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, पर मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव सिंपल है। ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। प्रोविजन तभी हम क्रिएट करते हैं कि हम कंजर्वेटिव व्यू लेके चलते हैं प्रॉफिट्स का, तो सिंपल है ये तो। 28वें का, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, ये तो ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑडिटर बुक्स थोड़ी बनाते हैं, वो तो अकाउंट्स वाले बनाते हैं ना, आपके जो डिपार्टमेंट। ऑडिटर तो चेक करता है उनको, बाकी सारी चीजें करता है। ठीक है, उसके बाद इसका है 29th का बी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो होती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म, टैक्टिक्स इज शॉर्ट टर्म। अगर मैंने यही लॉजिक लगाया जो मेरे को पता है, तो वही इसका आंसर उसी से मिल रहा है मेरे को। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे लिए ये। ठीक है ना, गुडविल। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर ये हमने डिस्कस किया था ऑडिट वाली वीडियो में, क्योंकि जब हमने करा था कि अकाउंट में जो एसेट्स होते हैं ना, वो सारे रियल ही होते हैं। तो एसेट जो बैलेंस शीट में एसेट जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये नॉमिनल और रियल अकाउंट का देखा था जब। तो ये जो गुडविल जो अकाउंट होता है वो एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट। तो ये उस लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर बी आप कर सकते थे, अगर आपने वो देखा होगा तो। ठीक है ना, इसका अब इसका में लोग कह रहे हैं डी आंसर है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर है बी। डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका आंसर है बी मेरे हिसाब से। उसके बाद अगला देखते हैं 32।
32 क्या कह रहा है? हाँ, ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो पॉलिटी में से। ठीक है, कौन कौन से चार्ज होते हैं कि, तो ये चारों के चारों ही चार्ज होते हैं डायरेक्ट। तो दो तरीके होते हैं, एक पे वोटिंग होती है जिसमें लोकसभा में मनी बिल के थ्रू जो होती है, और बाकी ये सारे चार्ज होते हैं जिन पे वोटिंग नहीं होती है, आपको देने ही देने हैं। तो ये आसान क्वेश्चन में मैं कंसिडर करूंगा ये वाला आंसर। अब इस वाले में डाउट है लोगों को, ठीक है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ओनली वन, क्योंकि ये यहाँ पे नॉट दिया है। तो जो पॉपुलेशन चेंज है वो इंडिकेटर होता है दोनों चीजों का, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों का ही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर वन होना चाहिए, ओनली वन। कोई कह रहा है बोथ भी हो सकता है, सही, पर मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसका पॉजिटिवली इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, फिर आए थे 34th। अगेन वेरी 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर है डी। अब इसमें कीवर्ड से ही प्ले करा है यहाँ पे, वही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो मतलब कीवर्ड का खेल है, जो पहले यूपीएससी में होता था ना 2020 से पहले, वैसा पेपर बनाया है इस बारी। ठीक है, तो थर्टी फिफ्थ का है सी बोथ। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन, अगर आपको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है तो आप कर सकते थे ये, ठीक है ना। तो ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कई ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, इतने मुश्किल हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगला वाला है, इसमें इतना डेटा पूछा है ये यार, इतना स्पेसिफिक डेटा पूछा है, मतलब फैक्ट पूछा है, और वो भी एक नहीं दो दो फैक्ट पूछा है, और सिर्फ एक बहुत छोटा सा चेंज है, ये सेकंड नहीं है, इंडिया फर्स्ट है इसमें। तो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा। अब ये 24% सही है, अब इसको भी 25% कर देते तो ये भी गलत हो जाता, तो इसका आंसर है बी। बहुत स्पेसिफिक डेटा, तो ये आपको क्वेश्चन छोड़ना है, ये करना ही नहीं है आपने। अगेन ये वाला आसान है, ये हमने डिस्कस करा, G20 में कितनी 19 कंट्रीज होती हैं, और प्लस ईयू होता है, ईयू है ना। तो ये वाला हमने करा है ऑलरेडी। 38 ये वाला भी डिस्कस करा हुआ है हमने, ये करंट अफेयर्स में। तो ये क्लिक केमिस्ट्री है इसका आंसर, पर ये पुराना है यार, मतलब ये हमने जो मैराथन वाली बनाई थी ना, उससे भी पहले का सितंबर की न्यूज है ये, बहुत मतलब सितंबर 22 की। तो पुराना ही कहूंगा मैं इसे, पर ये पूछा है, हमने करंट अफेयर्स में देखा ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये इसका ये 1 बिलियन होता है यहाँ पे, इसके 10 बिलियन की जगह। उसके बाद 40th, इसका आंसर है बोथ, दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं अब 41st क्वेश्चन। हाँ, 41st, तो ये भी थोड़ा लॉजिकल है, अकाउंट्स वालों को पता होगा ये। इसका आंसर ए है क्लियरली। ठीक है, ये मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है कि मशीन का रख रखाव के लिए जो करते हैं, तो ये मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। ये वाला आईपी एड्रेस, इस वाला अगेन ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 255.255.255.255 होता है, तो ये यहाँ 710 दिया हुआ है, तो इस वजह से इसका आंसर हो गया है बी। पर ये टफ ही क्वेश्चन है, इजी नहीं है इतना, पिछले पेपर से देखेंगे तो बहुत टफ है। अब मैश टोपोलॉजी है, ये वाला भी हमने डिस्कस करा था कि एक कंप्यूटर से मल्टीपल कनेक्शन, हर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो अगर आपको ये भी पता होता तो छह आप कंप्यूटर बनाते आपस में कनेक्ट भी करते, तो उससे भी आपको आंसर पता चल जाता है। इसका 43 का 15th है, इसका 15 है आंसर इसका, नहीं तो सी कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते ना, C6 6 C2, तब भी आपका आंसर आ जाता डायरेक्ट। ठीक है ना। कन्वर्जन हमने छोड़ दी थी, डिफिकल्ट बगी नहीं पूछेंगे, पर कन्वर्जन पूछनी है इस बारी, वो भी ऑक्टल टू बाइनरी पूछा है, डेसिमल नहीं पूछा है। इतना लेवल डिफिकल्ट करा है, ऑक्टल टू नंबर पूछा है, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी भी नहीं, ऑक्टल टू बाइनरी। तो ये अगेन बहुत टफ था, इसका आंसर ए है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। 45th का है सी, ये ओकेश क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है अगेन ये वाला 46 रादर, ये अगेन डिफिकल्ट, तो इसका आंसर है बी। 47th, इसका आंसर है डी। अब ये थोड़ा ठीक ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसिडिक पूछा है ना, पीएच ड्रॉप होता है, मतलब एसिडिक कौन सा होता है, तो ये सोप वाला से कंफ्यूज हो सकते हैं, सोप पर बेसिक होता है, तो सोप नहीं होगा इसका, लेड बैटरी होगा। 48 अगेन डाउटफुल क्वेश्चन है, ये डाउटफुल है, तीनों चारों ही सही हैं, पर इसमें अगर बेस्ट पूछेंगे ना, तो बेस्ट वाला जो होगा ना, मतलब बेस्ट वाला मेरे हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए, पर ये डाउटफुल रहेगा, डाउटफुल रहेगा। ठीक है ना, डाउट में है, क्योंकि ये जो है ना बेंजोइड, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, एक्चुअल सोप नहीं होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर सी होगा अगर बेस्ट मानेंगे, पर होते ये सारे सोप में यूज होते हैं। 49th इज ए, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर आते हैं हम 50th पे। 50th अगेन ए इसका आंसर है, अगेन टफ, नॉट इजी, नॉट डायरेक्ट। ये वाला आप कर सकते थे, इसका डी है, मतलब मैं कंफ्यूज होता तो दो में हो रहा था, बी और डी में, पर इसका आंसर है डी। ठीक है,
उसके बाद आ जाती है 52। 52 इज ए। ठीक है, तो ये कमिटीज वाला है। ठीक है ना, ये 5 ईयर टर्म होती है एक्चुअली में। पॉलिटी भी इतनी आसान नहीं है यार, पॉलिटी। 53 इज बी। ठीक है, अब ये करंट में मानोगे किस में मानोगे, क्वेश्चन इतना पुराना क्वेश्चन। 54th इज, इसका आंसर है डी। ये सारे के सारे जो है वो सही है। डायरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को मिल गई है, मेरे को नहीं आता था ये क्वेश्चन, पर ये डायरेक्टली मिल गई है कमीशन वाली उसमें। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद आता है 55। 55 ये है हाँ, तो ये वाला यार इसमें भी लोगों का डाउट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। उसका रीजन बीइंग ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये रूरल और अर्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं करता है, ये करता है स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ओनली ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए। इसका लोग सी कह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर है ए। 56 का आंसर है, आसान था ये क्वेश्चन, आसान था। कैंपा फंड ये बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है ना। अब ये देखो यार, न्यूमेरिकली बना दिया एक्ट में से, लेबर एक्ट में से, मतलब डिफिकल्ट है यार ये क्वेश्चन। डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। प्रोविजन नहीं पूछा, उसका यूज पूछ लिया, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन पूछ लिया। ठीक है, तो 57 का इसका आंसर है 8400। ठीक है ना, 7,000 रुपए की सीलिंग होती है इसमें। ठीक है ना, तो उस सीलिंग को कंसिडर करना है, यहाँ पे जो 9,000 दिया है इसको नहीं कंसिडर करना कैलकुलेशन के अंदर। फिर हम अगला देख लेते हैं 58। इसका आंसर है बी है इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये अंदर अब ये लेबर वाले सारे मुश्किल हैं। ठीक है ना, तो इसका 59 का है सी। ये वाला बहुत आसान था क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, तो इसका आंसर हो गया है डी। अगला देखते हैं 61st। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, हाँ, तो इसका आंसर है कैपिटल रिसीट। मतलब इसका क्या है कि मतलब वो खराब होगी ना मशीनरी, वो मतलब जल गई, उसके गैस मिल गई, तो हम मशीनरी को राइट ऑफ कर देंगे। तो एक तरह से हम वो बेच के मशीनरी को जो पैसा है स्क्रैप वैल्यू, वो तो कैपिटल इसको रिसीट बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल था ये क्वेश्चन। फिर अगेन ये वाला है अब ये स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं यार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सीएस को पता होंगे डिटेल में यार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या दिया है वो पूछ रहे हैं यार। तो मतलब लेवल समझ सकते हो, एक नहीं 2-3 लेवल ऊपर है, मैं तभी कह रहा हूँ ये पेपर। ये वाला आसान था, अगर आपने ये लॉजिक से पढ़ा समझा होता तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ट्रायल बैलेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समरी होती है अकाउंट्स की, इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं होते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल अकाउंट्स में आपस में हो गया है, पर ओवरऑल इफेक्ट तो सेम रहेगा ना उसका, तो ट्रायल बैलेंस में सेम रहेगा, इसलिए इसका आंसर है ए। ये आसान क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, मेरी मे बी बैकग्राउंड की वजह से। इसका आंसर ये भी अगेन आसान था। प्रोविजन ये हमने डिस्कस करे थे क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के केस हम चार्ज कर लेते हैं। 65 इसका आंसर है डी। अगेन थोड़ा ये वाला टफ था। अब ये देखो, अब लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटर यूज होता है यार, ये वैसे ऑब्जेक्ट वाला ये सी प्लस प्लस में पढ़ा था मैंने, तो मतलब लेकिन मेरे को भी सोचने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी कि डॉट है कि क्या है, पर इसका आंसर डॉट है। पर मतलब डिफिकल्ट है ये अगेन क्वेश्चन, नॉन अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपकी तो 12वीं की कंप्यूटर से नहीं पता चलेगा, मुश्किल पता चलेगा, पूरी पढ़नी पड़ेगी वो लैंग्वेज। ठीक है। 67 अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो लैंग्वेजेस तो पूछी हैं, उनके अंदर क्या है वही पूछा, तो इसका आंसर है सी। फिर अगेन ये HTML के अंदर लिंकिंग के लिए क्या यूज होता है, HTML तो पता है सबको क्या होता है, पर लिंकिंग के लिए क्या यूज होता है। कंप्यूटर वॉज वेरी टफ आई विल से। ठीक है, 69th इज बी। हाँ, ये अगेन का जो वर्जन आ गई, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पूछ लिया इसमें, तो इसका आंसर है ए। 71st का ये क्वेश्चन आसान था, पावर में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो -0.5 आ जाएगी, तो माइनस क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल था, ये मेरे लिए सिंपल था क्वेश्चन। ये वाला भी सिंपल था क्वेश्चन। ये वाला अगर आपको मोमेंटम पता है तो फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास, तब आप कर सकते हो। ठीक है ना। अगला ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, मतलब अगर इसको लॉज जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उसमें से, मतलब वो आपको इक्वेशंस जो होती हैं उससे आप सॉल्व करोगे, ये आसान ही था क्वेश्चन। मतलब अगर आपको पता है तो कैलकुलेट आप कर सकते थे। 4500 इसका आंसर है। इसका आंसर है ए। ठीक है ना, स्पेसिफिक केस पूछ लिया इसमें इन्फिनिटी वाला, तो अगेन टफ क्वेश्चन। अगेन ओशन एसिडिफिकेशन आसान, कार्बन डाइऑक्साइड ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम। ऑर्डिनेंस, अब ऑर्डिनेंस वाला देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस या डिस्क्रिशनरी नहीं होती है पावर, तो पहला वाला तो सीधा ही गलत है ये वाला। ठीक है ना, डिस्क्रिशनरी एडवाइस लेनी पड़ती है उसको, तो ये वाला गलत हो गया आपका।
ठीक है ना, तो ये वाला गलत है और उसके बाद ये वाला भी गलत है। ऑल थ्री नहीं होती, यूनियन लिस्ट में थोड़ी बना पाएगा गवर्नर या लॉ, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में कर पाएगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए डी। ये मेरी एक्सप्लेनेशन है इसकी, अगर कोई अलग दे रहा है तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। अगेन टफ क्वेश्चन, इसमें जो है बी वाला गलत है, तो इसका आंसर हो गया है डी। मतलब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, हाई कोर्ट ने ओनली सुप्रीम कोर्ट ही डिस्कस करते हैं इसको एलिमिनेशन, पर ये टफ एलिमिनेशन अगेन। उसके बाद 78 ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, तो इसका आंसर हो गया है सी। ये अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन, पूरे स्पेसिफिक पूछे हैं, 4/5, 2/5, 2/3, ठीक है ना, तो इसका आंसर है सी, दोनों ही सही है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, ये डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए। 1 2 3 पहले तीन स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, फोर्थ नहीं है उसमें। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, इनकी फंक्शंस आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे इसमें। 81 अगेन मेरे को इसमें डाउट है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ए हो सकता है, डाउट है पर मेरे को इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये ए वाले को मेरे को मतलब एग्जैक्ट ये नहीं मिला है, बट आई थिंक इसका ए होना चाहिए, बाकी सारे एग्जैक्टली सही हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बेस्ट आंसर इसका ए होगा। 82 अगेन ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो गोल्ड माइन का क्या करेंगे लड़ाई के अंदर, स्ट्रांग कब होंगे जब वो उनको आयरन वगैरह मिलता है, तो आयरन, ये इजी क्वेश्चन था मतलब ये वाला, ठीक है। और जंगल थे उनके आसपास तो उनको एनिमल्स मिल जाते थे, हाथी वगैरह, तो पहले वो हाथी यूज करने वाले थे, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। उसके बाद ये वाला भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी, नागरा साइल नहीं होता है, ये दूसरा वाला होता है जो कि, ठीक है ना। उसके बाद 84 वेरी टफ क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। अब अगला देखते हैं 85th। 85th इसका आंसर है बी, टफ क्वेश्चन अगेन। उसके बाद ये है, इसका आंसर है थ्री मंथ्स। 87 का है 50, ठीक है। उसके बाद 88, 88 इज सी। 89th इज अगेन सी। 90th इसमें ना वो 60% होता है वो फैक्ट, 60% ऑफ वेज लेते हैं। 90th का है 100, डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, बट ये लॉज अब मतलब मर्ज हो गए हैं सारे कोड में, तो क्यों पूछा है पता नहीं। ये वाला ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, तो हमने इसमें से एक दो ही डिस्कस करी थी, मैं आपको बताई थी AITUC और इंडियन नेशनल, यही दो बता पाया था मैं आपको। बाकी पर आपको सबसे पता होना चाहिए, सबसे पहली हमारी AITUC थी, तो 2 नंबर था, तो ये दो तो आप सीधा एलिमिनेट उससे कर सकते थे, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। तो दो एलिमिनेट आप कर सकते थे अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो, पर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सीरियस ऑन टू बी ऑनेस्ट। इसका भी हमने ये थोड़ा बहुत डिस्कस करा था कि ये इंडिया ने 6 रेटिफाई करी हैं, दो नहीं करी हैं। मैंने आपको उसमें ये नहीं बताया था कि दो कौन सी नहीं करी हैं, क्योंकि मेरे को अंदाजा नहीं था कि इतने डिटेल में जाएंगे, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। इसका आंसर ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 10% होता है, ठीक है, और 100 विच एवर इज लेस, है ना, तो लेस तो मिनिमम एक, अगर 10% लेंगे 1100 का तो 110 आएगा, तो 100 मिनिमम होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये नहीं कंसिडर होंगे, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। जो लोग ए कह रहे हैं मे बी, मेरे हिसाब से ये बी होना चाहिए। ये आसान क्वेश्चन था, ये हमने करा भी था, इट्स ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं होता रजिस्टर करना किसी यूनियन पे। फिर आता है फंडामेंटल राइट, तो ये राइट ऑफ वर्कर्स, तो मेरे हिसाब से ये स्टैट्यूटरी राइट है, क्योंकि ये लॉ में दिया गया है, ठीक है ना, किसी एक्ट में दिया है, इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, लेकिन ये फंडामेंटल तो नहीं है, इक्विटेबल भी नहीं है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मेरे को डाउट होता है, पर स्टैट्यूटरी इसका आंसर, क्योंकि एक्ट में उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है डी, कौन ही करेक्ट नहीं है इसमें। आसान क्वेश्चन था, अगर आप बना के भी देख लेते तो आपको आइडिया लग जाता। ये भी आसान क्वेश्चन था। 97 इसका आंसर है बी, इक्वेशन बनानी थी सिंपल, ओनली टू। उसके बाद ये वाला ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगेगा पर आप निकाल लोगे, इसका आंसर है D6। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का ठीक ठाक क्वेश्चन, अगेन इसका आंसर है ये, मेरा 13.69 आ रहा था, ठीक है, तो मैंने इसलिए ये मार्क करा है, तो 99 है, इसका है सी। उसके बाद ये वाला भी 100 वाला भी दिखने में मुश्किल क्वेश्चन अगेन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी 10। तो क्वांट और इंग्लिश से ही अगर मैं दे पाता तो मैं निकल पाता, चांस रखता कि मैं कर पाऊंगा, ठीक। अगेन ये वाला, इसका ये फाइनेंस कमीशन, ये इतनी
रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है अब, तो फिर भी पूछा है इसमें से। ये भाई 102 क्वेश्चन, ये मतलब कहाँ से निकाला क्वेश्चन, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसका आंसर है सी। इसका आंसर है डी। फिर आते हैं हम 104 पे, इसका है ए। 105 पे है। इसका थोड़ा मेरे को डाउट है, पहले जो थे वो ब्रह्मपाला ही थे, पर इलेक्टेड ये पूछा है, इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड किंग, तो इलेक्टेड थे कि नहीं फर्स्ट वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ब्रह्मपाला फर्स्ट है, तो उस हिसाब से मैंने ये सी इसको मोस्ट प्रोबेबल आंसर रखा है। ये क्वेश्चन इसका है बर्मा फ्रंट आंसर, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको गूगल भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन है ये। और उसमें फिर आपको लॉजिक पूरा पढ़ना पड़ेगा कि भाई बर्मा पे ही भेजा गया था फर्स्ट को, बहादुर ग्रुप को, तो बर्मा फ्रंट है, डायरेक्ट आपको गूगल भी नहीं दे पा रहा है इसका आंसर, बताओ लेवल लेवल है पेपर में, ठीक है ना। अब ये 107, ये वाला ओकेश क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका आंसर है ए। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप जो नॉर्मल न्यूज व्यूज भी सुनते हो ना तो आपको आइडिया रहेगा इसका। अगेन डिफिकल्ट, इसका है सी। इसका है सी, नोटिफाइबल डिजीजेस। इसका है 3 डेज, ठीक है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है 3 डेज वाला, मतलब एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, उसी पूछा है। उसके बाद है डी, अगेन 3 इयर्स। ये वाला क्वांट अगेन आसान है, 3, मेरे लिए आसान है, आपके लिए हो सकता है, मतलब अपने क्वांट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक। तो अगर आपको क्वांट और इंग्लिश वीक है तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस एग्जाम में, क्योंकि वही आसान लगे हैं मुझे क्वेश्चन जो कि आप कर पाओगे। इसका आंसर है डी। डिफिकल्ट था पर हो गया। ये वाला आंसर, ये इसका 1/5 है, इसमें क्या सिंपल था यार, 6 में से ना आपको, मतलब एक्स और वाई है ना, तो 6 में से 2 ही ढूंढने हैं आपको। C6 2 भी करते हैं ना तो 15 ये आता आपका, और ऊपर रखते हैं तो 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं आपको, ऐसे क्योंकि इवन नंबर ही होंगे तब, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एक 1/5 लगने में डिफिकल्ट। अगेन ये वाला भी 115 भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका आंसर है सी। अल्फा बीटा रूट्स अगर आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है, ये होता है आपका -a, और ये अल्फा बीटा होता है, ये हो जाता है आपका बी, तो इससे भी आप पता लगा सकते थे, इसका आंसर है सी। 16 सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा पेपर का, इसका आंसर है A30। इसमें लोगों को डाउट है, मेरे हिसाब से इसका आंसर है डी, तो ये आप बता सकते हो मुझे, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, 18, मतलब अगर नहीं है अकाउंटिंग नॉलेज तो नहीं, मुश्किल होगा। अगेन डाउट, मेरे हिसाब से आंसर डी। इसके बाद 119, 119 का आंसर है बी। और लास्टली ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था, CFA लेवल का क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, CFA लेवल में वो भी सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछे ना पूछे, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें, लीफो भी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, उसके बाद आपको परपेचुअल और पीरियोडिक भी पता होना चाहिए, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम भी होना चाहिए। पीरियोडिक क्या है, खैर इसमें यूज नहीं हुआ वो बात अलग है, पर इन्होंने परपेचुअल दे रखा है, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाई लेवल नॉलेज चाहिए। इसका आंसर है सी, ये मैं पक्का श्योर हूँ, इसका आंसर है सी। ठीक है, तो ये थी आंसर की। अब आ जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि आप वेट कर रहे हो सब, ठीक है ना, कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, क्या नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आपको अगेन अपना अंदाजा ही बता पाऊंगा इसमें कि मेरे हिसाब से क्या जाएगी कट ऑफ, ठीक है ना, मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी अलग हो सकती है प्रिडिक्शन, क्योंकि सब एक्सपेक्टेड ही है ना, सब डेटा के हिसाब से, पेपर की डिफिकल्टी को देख के, पिछली बारी क्या रही कट ऑफ उसको देख के। तो लास्ट टाइम जो APFC की 2015 में गई थी, 2015, और जो उससे पहले बताई थी 2012, तो ये रही थी 66 और इसकी 66.5, तो 100 में से होता था, तो इंटू 3 करेंगे तो ये बनता है 199, और ये बनेगा 190, तो ये गई थी जब पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, बिना पढ़े भी गया था तो भी क्लियर रिटर्न हो जाता था, ठीक है, बिना पढ़े भी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये इतना इजी पेपर था उस समय ये। और अब की बारी 2023 में जो पेपर था वो, अब जो मैंने ना एक मॉडल बना रखा है जिससे मैं अपनी क्वेश्चंस को अलग अलग सॉर्ट करता हूँ, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, उसमें से कि मैंने एजम्पशंस ले रखी हैं कुछ कि इतने परसेंट आप इजी के तो सारे 90 to 95 अटेम्प्ट करोगे, मॉडरेट के आप 80 या 75% करोगे, डिफिकल्ट के आप 50% अटेम्प्ट करोगे। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मेरे को नई वो मॉडल ही फेल हो गया, उसमें नई कैटेगरी डालनी पड़ेगी, वेरी वेरी डिफिकल्ट।
क्वेश्चन जिसको आपको 0% अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको करने नहीं है, छोड़ देने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये मेरी अपनी एनालिसिस है। अगेन आपको मैं कह रहा हूं, अब जो है मैक्सिमम मार्क्स हो गए हैं हमारे इसमें। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300। ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन अराउंड 2.5 मार्क्स का हो गया है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है ना? तो 1/3 माइनस है। तो मेरे हिसाब से तो इसके हिसाब से 66, और ये इसके हिसाब से कट ऑफ ये थी। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको अब नहीं बताऊं, कुछ लोग कह रहे हैं 90, 190 प्लस। बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2012 में, ठीक है, कितनी 66, और 2015 वाले एपीएफसी में 66.5। ठीक है ना? तो ये 198 और ये 199.5, ऐसे कुछ बन रहे हैं ना मार्क्स। तो ये आपके बन रहे हैं कि इतने मार्क्स आउट ऑफ 300। ठीक है, 300। और इसके अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो ये मार्क्स हैं 66 और 66.5 मार्क्स हैं ये। ठीक है ना? तो 120 में से क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बनते हैं अराउंड 79 टू 80। तो इतने गए हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, नेट क्वेश्चंस। जब पेपर, जैसे कि मैंने कहा, जब इतना इजी था, मतलब बिना पढ़े भी हो सकता है उसमें क्लियर, अगर थोड़ा जाओ तो, आपको कुछ क्वांट वांट स्ट्रांग हो तो, है ना? तो इस बारी तो फिर खैर लेवल ये लगे। तो इसमें से मैं कम से कम इस वेरी डिफिकल्ट पेपर के लिए कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चंस लेस एक्सपेक्ट करूंगा कि जाएगी नेट। ठीक है ना? तो मैं, मेरा ये एनालिसिस है। आपका अगेन डिफरेंट हो सकता है, जो कि आप मेरे को कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। तो इस हिसाब से 68 to 70 क्वेश्चंस नेट मेरे हिसाब से होने चाहिए अनरिजर्व्ड के। ठीक है ना? तो ये मार्क्स में ट्रांसलेट करते हैं अराउंड 165 to 175, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये मेरे हिसाब से है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अनरिजर्व की बाकी कैटेगरी के आप इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो पिछली बारी की आप देखोगे ना, तो फाइनल सिलेक्शन आपका 66 और 66.5 पे नहीं होगा। ठीक है, 50 नंबर इसमें जैसे जोड़ के भी जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें आप तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो कम से कम इसमें 10 नंबर आप जोड़ोगे तो आपको, मतलब यहाँ पे इससे इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो फाइनल सिलेक्शन होने में थोड़ा डाउट हो सकता है। तो फाइनल सिलेक्शन आई थिंक अराउंड इसमें 10 नंबर आप दोबारा जोड़ लो, 10 नंबर कम से कम। तो 180 to 85 फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए होंगे। इंटरव्यू कॉल आपका इस पे आ जाएगा। आई थिंक आप अलग डिफरेंट व्यू रख सकते हो। आप में से काफी लोगों का हो सकता है कि बहुत ज्यादा जाएगी, कोई कहेगा भाई 150 जाएगी, जा सकती है। पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट है, मैं कह रहा हूँ जा सकती है 150 भी एक बारी को। ठीक है ना? लेकिन ये मेरे एनालिसिस है कि अगर जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी देख के उतने क्वेश्चन लेस करके, तो मेरे हिसाब से ये इसके अंदर फाइनल कट ऑफ आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने एनालिसिस और आंसर की देखी। आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और एग्जाम की तैयारी करेंगे हम, जो आने वाले एग्जाम है, बहुत सारे स्टेट प्रीलिम्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना? और सीजीएल का, एसएससी का भी आ रहा है, तो उसकी भी कोशिश करेंगे वीडियो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने की, जितना टाइम है हमारे पास उसमें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। थैंक यू, बाय बाय।